वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ STS630 शॉर्ट लेक्चर्स। ये STS630 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 13 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसके अंदर है एथिकल इश्यूज़ इन रिसर्च। रिसर्च जब की जाती है तो कई सारे एथिकल इश्यूज़ आते हैं जो अखलाकियात के बारे में होते हैं। अब ये जो है मॉरल प्रिंसिपल होते हैं जो कि गाइड करते हैं रिसर्चर्स को कि जब भी वो कभी भी रिसर्च करते हैं। तो शुरू करते हैं इनको। तो कोड्स ऑफ एथिक एप्लीकेबल एट ईच स्टेज ऑफ द रिसर्च। कोड ऑफ एथिक जो वो अप्लाई किया जाता है हर स्टेज के ऊपर, रिसर्च की प्लानिंग से लेकर और डेटा कलेक्शन से लेकर एनालिसिस और रिपोर्टिंग तक। इसके गोल क्या हैं? प्राइमरी गोल जो है रिसर्च एथिक का वो यही है कि हार्म को रोका जाए। किसी भी तरह का हार्म जो है पार्टिसिपेंट जो हैं उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, उसको रोका जाए। और इसमें जो है वो फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल इन इन तमाम तरह के हार्म आ जाते हैं। फिज़िकल हार्म से भी एक तरफ रोका हुआ है तो साइकोलॉजिकल और इमोशनल हार्म से भी रोका जाए। ऐसा ना हो कि फिज़िकल से तो रोक लिया लेकिन साइकोलॉजिकल या इमोशनल हार्म दिया जा रहा है। और रिसर्चर को लाज़मी तौर पर डिज़ाइन करना चाहिए स्टडीज़ जो कि मैक्सिमाइज़ करे बेनिफिट्स और मिनिमाइज़ करे रिस्क। अनएथिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारी अनएथिकल किस्म की एक्टिविटीज़ जो है जो गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। उसमें ये कि वायलेट कर देना, कॉन्फिडेंशियलिटी को वायलेट कर देना, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को वायलेट कर देना, जो चीज़ ज़ाहिर नहीं करनी थी, कॉन्फिडेंशियल रखनी थी, उसको ज़ाहिर किया जा रहा है। तो ये जो है एक गैर अखलाकी हरकत होती है ये। और ब्रेक कर देना। अच्छा, ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात हो ही गई। अब ये कि मिसरिप्रेजेंट करना डेटा को या रिज़ल्ट को जैसा है उसके बजाय कुछ और दिखाना। इसके अलावा डिसीव करना पार्टिसिपेंट्स को, धोखा देना किसी भी तरीके से। तो इस तरह की जो एक्शन होते हैं, चीज़ें होती हैं, ये डैमेज कर सकती हैं रेपुटेशन और इनवैलिडेट कर सकती है रिसर्च फाइंडिंग्स को भी। इसके अलावा इनवॉइसिंग इर्रेगुलरिटीज़ और अवॉइडिंग लीगल लायबिलिटी। अब एथिकल इशू जो है अक्सर जो है वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं। ये भी एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि एक चीज़ जो है वो एक जगह पर एथिकल है तो वो दूसरी जगह पर भी एथिकल ही होगी। ये जो है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं। लोकल नॉर्म्स और कल्चरल एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस करती हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जिसको एथिकल कंसिडर किया जाता है। रिव्यू बोर्ड और पीयर ग्रुप्स हेल्प करते हैं रिसर्चर्स को रिजॉल्व करने में जो एथिकल डायलेमा है, प्रोवाइड करते हुए ओवरसाइट और जो गाइडेंस होती है। एंटिसिपेट एथिकल डायलेमा अगर हम देखें रिसर्चर्स को एंटिसिपेट करना चाहिए पोटेंशियल एथिकल इश्यूज और एडजस्ट करना चाहिए उनकी जो स्टडी डिज़ाइन है उसी के मुताबिक। इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं मेंटेन करने के लिए ट्रस्ट जो है तमाम पार्टीज़ के दरमियान जो इन्वॉल्व हैं रिसर्च में। अब पार्टीज़ इन रिसर्च अगर हम देखें रिसर्च के अंदर कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, मोस्टली जो वो 3 पार्टीज़ हैं, 3 पार्टीज़ हैं। रिसर्चर खुद, इसके अलावा स्पॉन्सरिंग क्लाइंट होता है जो कि यूज़र होता है, और इसके अलावा रिस्पोंडेंट होता है जो कि सब्जेक्ट होता है। इंट्रैक्शन रिक्वायर एथिकल क्वेश्चंस। और ये भी है कि जो क्वेश्चंस हैं वो एथिकल होने चाहिए, अखलाकी हदूद में रहते हुए हों। और ये भी है कि ईच पार्टी एक्सपेक्ट सर्टेन राइट्स एंड फील सर्टेन ऑब्लिगेशन। हर पार्टी जो है वो क्या फील करती है कि उसके पास जो है एक्सपेक्ट करती है कुछ राइट्स और फील करती है सर्टेन ऑब्लिगेशन, क्योंकि हर किसी का जो है वो राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है जो कि लाजमी तौर पर रिस्पेक्ट देना चाहिए ताकि इंश्योर किया जाए एथिकल कोलैबोरेशन को। तो अब यहाँ पे अब चाहे सब्जेक्ट है, चाहे रिसर्चर है, चाहे क्लाइंट है, इन तीनों के ही राइट्स भी हैं और ऑब्लिगेशंस भी हैं। तो एथिकल रिसर्च जब रिक्वायर करती है बैलेंस होना इन इंटरेस्ट का, ताकि प्रोटेक्ट किया जाए तमाम स्टेक होल्डर्स को। नाउ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जो एथिकल ट्रीटमेंट है उसमें क्या है कि रिस्पेक्ट दिया जाए, उनकी ऑटोनॉमी इंश्योर किया जाए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट और प्रोटेक्ट किया जाए उनकी प्राइवेसी। राइट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अगर हम देखें, पार्टिसिपेंट्स का
राइट है कि अवॉइड किया जाए, मतलब उनको कोई हार्म ना पहुँचे, डिस्कम्फर्ट ना पहुँचे, ना कोई एम्बैरेसमेंट हो, ना कोई लॉस ऑफ प्राइवेसी हो, उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाए। रिसर्चर को लाजमी तौर पे जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए जो स्टडी पर्पस है, बेनिफिट्स हैं और प्रोटेक्शन है। सो फॉलो किए जाए 3 जो गाइडलाइंस हैं, तो एक्सप्लेन करना स्टडी बेनिफिट का, एक्सप्लेन करें रिस्पोंडेंट के राइट्स भी और प्रोटेक्शन भी, और हासिल करें वो इन्फॉर्म कंसेंट। और बेनिफिट्स को अगर हम देखें, पहला ये कि डिस्कस द स्टडीज़ बेनिफिट, डिस्कस करना जो स्टडी का बेनिफिट है, स्टडी का बेनिफिट है, और जो ये पार्ट हो सकता है इस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट का, और ये कि फर्दर इंड्यूसमेंट पार्टिसिपेट के लिए, और जो है इसको बेनिफिट्स जो है। अच्छा, अभी एक चीज़ ये भी है कि बेनिफिट्स को यूज़ ना किया जाए, कॉजिवली तौर पर भी यूज़ ना किया जाए। और ये भी है कि कभी कभी क्या है कि रिसर्चर जो है वो कंसील कर सकता है स्टडी का जो ट्रू पर्पस है उसको, जो एक्चुअल पर्पस है उसको, ताकि अवॉइड किया जाए जो बायस है, जो तरफदारी है, जो कि एथिकली जो है वो लाजमी तौर पे जस्टिफाई हो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।